तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य एक बड़े भूभाग पर फैला एक उन्नत साम्राज्य था या विकसित साम्राज्य था। आप सभी ने कभी न कभी इनके नाम सुने होंगे, जैसे जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर, ऑगस्टस सीजर जूलियस सीजर का भतीजा था। ऑगस्टस सीजर 27 ईस्वी पूर्व में रोम का सम्राट बना। ईस्वी पूर्व में रोम का सम्राट बना। इसके बाद इसका नाम ऑक्टेवियन था। ऑक्टेवियन था जो गृहयुद्ध में सफल होने के बाद इसने उपाधि ऑगस्टस और इम्परेटर धारण की। ऑगस्टस का अर्थ होता है पवित्र और इम्परेटर का अर्थ होता है विजयी सेनापति। ऑगस्टस सीजर का जो साम्राज्य था और शासन प्रणाली थी वो एक व्यक्ति विशेष पर ही आधारित थी, परंतु इन्होंने अपने आप को गणतंत्र रिपब्लिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए सेनेट के प्रति, सेनेट उस समय रोमन साम्राज्य के कुलीन वर्ग की संस्था थी या कुलीन वर्ग के लोग इसमें शामिल थे, वो प्रतिनिधि होते थे इनके। इसको सम्मान देने के लिए इन्होंने अपने आप को प्रिंसिपेट घोषित किया था। प्रिंसिपेट इसका अर्थ होता है कि इन्होंने अपने आप को सिर्फ एक व्यक्ति पेश किया, ना कि एक राजा पेश किया। और ये इसलिए किया क्योंकि ये इन्होंने सेनेट को सम्मान देने के लिए किया। सेनेट एक उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा चुनी हुई संस्था होती थी। जो राजा या जो सम्राट सेनेट को जितना ज्यादा सम्मान देता था उतना ही उस राजा को अच्छा समझा जाता था। अब हम बात करते हैं कि ऑगस्टस सीजर ने अपने कुशल नेतृत्व के बल पर, अपनी उत्तरदायी परिस्थितियों के अनुसार या महत्वाकांक्षी नीति के अनुसार ऑगस्टस सीजर ने अपने विरोधियों को परास्त कर दिया। अपने विरोधियों को इन्होंने उभरने नहीं दिया, जिस वजह से इनके काल में बड़ी शांति बनी रही। इसलिए इतिहास में ऑगस्टस सीजर का जो काल है वो शांति का काल कहा जाता है। शांति का काल कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि भाई हम मान लेते हैं ऑगस्टस सीजर शक्तिशाली बहुत था आदमी, और उस राजा ने सेनेट को भी सम्मान दिया था, तो हर वर्ग को खुश रख करके चलने वाला एक सम्राट ताकत के बल पर भी दूसरे राजाओं को, विद्रोही राजाओं को हराने में सक्षम था। इसलिए इसके काल को शांति का काल कहा गया, क्योंकि इसके काल में इतने ज्यादा युद्ध नहीं हुए। इसके बाद टिबेरियस, हम इसको रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांट सकते हैं, परवर्ती और आरंभिक। और परवर्ती, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये आरंभिक थे, जैसे जूलियस सीजर है, ऑगस्टस सीजर है। ऑगस्टस सीजर को तो प्रथम सम्राट की
घोषणा हो सकती है, इसको माना जाता है। लेकिन इसके बाद अगस्टस सीजर के बाद टिबेरियस भी इसका दत्तक पुत्र था, भतीजा था, इसने गोद लिया था। टिबेरियस ने इतने विशाल साम्राज्य को ज्यादा और बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद ट्राजान आता है। ट्राजान के बारे में एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है। 113 से 117 के आसपास, 113 से 117 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपने साम्राज्य को एक बड़े भूभाग पर, एक बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए, ट्राजान ने एक बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए अपनी एक विशेष साम्राज्यवादी नीति अपनाई। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर युद्ध के लिए अभियानों में जाने लग गया। और ट्राजान ही एक ऐसा शासक था जो सिकंदर की तरह भारत को जीतना चाहता था, भारत को विजयी करने के सपने देखता था, इसके बाद आते हैं प्रवर्ती शासक। प्रवर्ती शासकों में हम सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण नाम ले सकते हैं तो कंस्टेंटाइन का ले सकते हैं। कंस्टेंटाइन ने ईसाईकरण किया। इससे पहले बीच में कई राजा आए हैं, जैसे एक महत्वपूर्ण नीरो। अयोग्यों में हम उसको एक अच्छा शासक नहीं मान सकते, क्योंकि उसके बारे में इतिहास में लिखा गया कि जब रोम जल रहा था तो नीरो समुद्र के किनारे बांसुरी बजा रहा था। कंस्टेंटाइन ने ईसाईकरण किया। इसका अर्थ क्या है कि कंस्टेंटाइन एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने सबसे पहले ईसाई धर्म धारण किया, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया। कंस्टेंटाइन ने एक सोने का सिक्का चलाया, सॉलिड्स, ये शुद्ध सोने का सिक्का था। इसी तरीके से रोमन साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का चलाया गया था, दिनारियस। ये भी शुद्ध चांदी का सिक्का था। ये चांदी का सिक्का था, ये सोने का सिक्का था जो कंस्टेंटाइन ने चलाया। इसके बाद हम इसमें इनके जो साम्राज्य को देखते हैं तो ऐतिहासिक तथ्य यही निकल के आता है कि अगस्टस सीजर अपने काल के सबसे राजाओं में महान था, सम्राटों में महान था, या फिर रोमन साम्राज्य में कंस्टेंटाइन का नाम लिया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी। ये राजनीतिक दशा हम पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे कि सामाजिक दशा कैसी थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि रोमन साम्राज्य में जो समाज की दशा थी, समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। इसके बाद एक पार्ट कि भाई समाज में उच्च वर्ग किसका स्थान था। सामाजिक दशा में समाज में जो सबसे उच्च वर्ग था वो कुलीन वर्ग का था, जो सेनेट में लोग शामिल थे या राज दरबार के लोग थे, उनका स्थान था। मध्यम वर्ग में हम बात करते हैं कि मध्यम वर्ग में किसका स्थान था, तो मध्यम वर्ग में सेना के लोग या कोई कलाकार लोग, इनका शामिल था। लेकिन धीरे धीरे समर्थ किसान, जमींदार और दूसरे व्यक्ति भी इसमें शामिल होने लगे। रही बात निम्न वर्ग की, निम्न वर्ग में या तो जो कॉन्ट्रैक्टेड बेस मजदूर होते थे, दास होते थे, उनका स्थान था, या वो समाज के बिल्कुल निचले स्तर के लोग होते थे जिनको सामाजिक श्रेणियों के काबिल नहीं समझा जाता था। सामाजिक दशा में दूसरी बात है कि समाज में महिलाओं के साथ, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाएं जब शादी कर करके अपने पति के साथ चली जाती थी तो भी वो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी हो सकती थी। इसके अलावा हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे बड़ी सामाजिक विशेषता जो
रोमन साम्राज्य में थी वो एकल परिवार थी, कि एक संयुक्त परिवार की परिभाषा वहां नहीं थी। जो तलाक की प्रक्रिया थी वो एक बड़ी साधारण और बहुत अच्छी किस्म की थी। उसमें मतलब वो प्रक्रिया उस समय के दौरान सरल प्रक्रिया का उदाहरण मानी जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक दशा में जो महिला और पुरुष की शादी में जो उम्र का अंतर था वो काफी रहता था। इसके अलावा शादी की उम्र 30 से लेकर के 32 और महिलाओं में 18 से लेकर के 19 वर्ष समझी जा सकती थी। सामाजिक दशा में हमने ये पढ़ा है। इसके अतिरिक्त अब आएगा आर्थिक दशा। नो डाउट इसमें हम ये कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी। रोमन साम्राज्य में शराब, रोमन साम्राज्य में आपने कभी सुना होगा एम्फोरा, जो बड़े बड़े मटके टाइप के कंटेनर होते थे, या इस प्रकार के जो बाहर निर्यात के लिए चीजें लाने ले जाने में, आयात में जिनका प्रयोग किया जाता था, इस प्रकार की चीजें वहां बड़े लेवल के ऊपर होती थी। आर्थिक दशा में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां गेहूं, अंगूर, शराब, इस प्रकार की चीजों को निर्यात किया जाता था। सुगंधित राल और दूसरे जो तरल पदार्थ हैं या जो दूसरे पदार्थ हैं जिनको वहां बहुत बेशकीमती माना जाता था, उनको विदेशों में व्यापार करने के लिए रोमन साम्राज्य से बाहर भेजा जाता था। इतिहास में कई जगह हम पढ़ते हैं, जब हम रोमन साम्राज्य को पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी हुई आती है कि सारी जो सड़कें हैं वो रोम की तरफ जाती हैं। तो ये जो लाइन है ये उनकी आर्थिक दशा को या उनकी अर्थव्यवस्था को व्यापारिक तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं, ताकि भाई सारी सड़कें रोम की तरफ जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक दशा, तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोमन साम्राज्य में हमने पढ़ा है कि कंस्टेंटाइन ने ईसाईकरण किया है। ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए इसने काम किया है। इस सम्राट ने से पहले इनके जो देवता होते थे वो अलग अलग होते थे। सबसे बड़ा देवता, रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा देवता जुपिटर को माना जाता था। मार्स युद्ध का देवता था। प्रत्येक सैनिक जब लड़ाई में किसी दूसरे राजा के विरुद्ध लड़ने जाता था तो सभी लोग अपने देवता मार्स को दर्शन करने के लिए या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त घर के भी देवता थे। वेस्ता, ये कुछ रोमन साम्राज्य में प्रमुख देवता थे। दूसरा था पोंटिफ, ये महत्वपूर्ण पद, पोंटिफ। इसको शाब्दिक अर्थों में अगर देखें पोंटिफ का अर्थ, तो पोंटिफ का अर्थ होता है धर्माध्यक्ष। जैसे अपने हिंदुस्तान के समाज में या प्राचीन काल में जो ब्राह्मणों का स्थान होता था, वही यूरोप के जो रोमन साम्राज्य है इसमें पोंटिफ का होता था। पोंटिफ का कार्य धर्म से जुड़े अनुष्ठान करवाना, धार्मिक कार्य करवाना या पंचांग देखना, इस प्रकार की प्रक्रियाएं पोंटिफ के जिम्मे होती थी। इसके अतिरिक्त इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है धार्मिक दशा में कि उत्सव और त्योहार। रोमन साम्राज्य में अनेक प्रकार के उत्सव और त्योहार मनाए जाते थे। उत्सव और त्योहार, कुछ त्योहार अप्रैल में तो कुछ सितंबर से नवंबर के बीच में मनाए जाते थे। और ये इसलिए रखे जाते थे क्योंकि जो फसल कटाई या दूसरे समय आते थे तो ये एक दूसरे उत्सव में या इस प्रकार के रंगमंचों में भाग लेते थे जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। तो अभी हमने रोमन साम्राज्य में सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा और यहाँ इनके पूरे राजनीतिक लेवल को पढ़ा है। अब हम इसमें सामाजिक दशा में जो छोटे तबके हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे पैट्रिशियन और प्लीबियन।
पैट्रिशियन